गुड मॉर्निंग। चलिए टेस्ट लगाने के लिए तैयार हैं आप। 5 क्वेश्चन पॉलिटी का है और वो भी सब्जेक्ट है, मतलब कि क्वेश्चन वहाँ से होंगे जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, मतलब जो आपको बताया गया है। बहुत जो लोग पढ़ भी चुके हैं, जो लोग क्लास में चल रहा है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कि सबको ये चीज़ें बताई गई हैं। तो 5 क्वेश्चन पॉलिटी से रहेंगे, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी और साइंस से मिलाकर रहेंगे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है और आपको 8 से 9 के बीच में सही करना है। कोशिश करिए कि आप सब पूरा सही करें, और अगर पूरा ना भी सही हो तब भी 7 से 8 या फिर 8 से 9 के बीच में सही करिएगा। कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से लगाइए टेस्ट और कोशिश करिए कि आप सब सही करें। और जब तक आप टेस्ट पूरा ना करें कापी पलट के मत देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है ना, पूछ रहा है इन चारों में कौन एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय आयोग, और ऑप्शन डी है कि ये सभी। सोचिए। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सभी के सभी जो हैं संवैधानिक, मतलब संवैधानिक निकाय मतलब संवैधानिक बॉडी, संस्था, ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में आप पढ़े होंगे। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आपको बताया जा चुका है। और अनुसूचित जातियों के लिए जो आयोग है ना 338 में है। अब 338 39 देखेंगे अनुच्छेद तो वहाँ मिल जाएगा। तो ये तीनों सही हैं, मतलब तीनों संवैधानिक हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा कि सभी, ये सभी के सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। और इसमें तो ये संस्था तभी आप पढ़ भी रहे हो और ये भी आपको बताया गया है और ये भी आप अभी कुछ दिन पहले चर्चा में भी था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन वही यहाँ पर लिया जाता है जो कि पूछे जा सकते हैं, जो कि चर्चा में रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन को हल्के में ना लिया करें, इसको ध्यान दिया करें। आपका अगर सामने कोई पेपर होगा, आप किसी एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पेपर में, या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान से हल किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, मतलब कि तीनों विकल्प सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर का पहला तो सही हुआ होगा, मुझे आशा है सबका सही हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। का निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कभी भी नहीं शब्द रहे तो अंडरलाइन कर लिया करें, नहीं तो भूल जाएंगे आप और आप उसे हाँ करके हल कर लेंगे जबकि वो नहीं करके रहता है, ठीक है। ध्यान रखा करें इस बात को। तो यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। दूसरा ऑप्शन है इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और चौथा ऑप्शन है कि यह एक अखिल भारतीय संस्था है। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। सोचिए ध्यान से। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है बता रहा हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन है कि यह एक स्थायी संस्था है, सही है। अस्थायी संस्था है, ख़त्म नहीं होगी, जब तक रहेगा संविधान चलता ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन था संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है, सिंपल सी बात है, आपको लिखवाया भी आ चुका है, तो गलत नहीं होगा ये भी। चौथा ऑप्शन है कि अखिल भारतीय संस्था है, भारत के स्तर पर एक ही संस्था है, जानते हो आप, इसी से जुड़े हुए और भी चीज़ें बनाई गई हैं। और बी वाला ऑप्शन जो ये है ये गलत क्यों हो गया। ये नगर निगमों को जो यहाँ दिया है, नगर निगम का चुनाव नहीं करवाता है। नगर निगम चुनाव के लिए नगर निगम 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अलग से वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के लिए वहाँ से उसकी व्यवस्था हुई थी। तो यहाँ इसका काम नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था कि सांसद विधायक का काम चुनाव कराने का काम यही करता है, जबकि नगर में पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यही गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, सरल क्वेश्चन है, जरा सा भी ध्यान से सुने होंगे, अगर ना इसको पढ़े होंगे जब मैं बता रहा था, तो ये क्वेश्चन आपको फ्री का नंबर देगा। क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं। 3, 4, 5, 6। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 3 होते हैं। हमने आपको बताया था कि शुरुआत में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, मतलब एक ही आदमी उसमें होता था। 1990 में इसे पहली बार 3 सदस्यीय बनाया गया, मतलब एक निर्वाचन आयोग, दो उप निर्वाचन आयुक्त। फिर उसके बाद 90 के बाद फिर बंद कर दिया गया और 93 से लगातार, 1993 से लगातार ये 3 सदस्यीय निकाय है। तो अभी कुल कितने हैं, तो 1993 से अगर लगातार है तो अभी भी इसमें 3 है।
ठीक। और आपको ये भी बताया गया था कि भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी, जो कि 1990 में ही बनी थी। ठीक है। तो यहाँ पर अभी का जो क्वेश्चन है कि वो निर्वाचन आयोग कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 3 होते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको बताया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त कह सकते हैं, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। सोचिए कौन करता है। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन एकदम सरल क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसे। और यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लिखवाया गया था, जनरल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, चारों कथन पहले ध्यान से देखो आप। कथन है, पहला कथन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। दूसरा है, चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। तीसरा है, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्त करता है, निर्वाचन आयोग की नियुक्त करता है। और चौथा ऑप्शन है कि निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। तो कह रहा है कौन सा सही है। ध्यान से सोचिए कि आपको इसमें क्या ऐसा लिखवाया गया जो सही लग रहा है आपको। सब आपको बताया गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं बताया गया है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ये अपने काम पर होते हैं, ये जानते हो आप। ये चीज़ बताइए, आपको ये बताया गया है, देखकर कापी में सोचिए क्या यही लिखवाया गया है आपको कि चुनाव आयुक्त का वेतन भत्ता उच्च न्यायालय के जज के समान होता है। बाकी ये सही है, ये भी सही है, सॉरी ये गलत है और ये भी गलत है और ये तो गलत है ही, केवल यही सही है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पॉलिटी के, और आशा करते हैं कि आप पाँचों सही किए होंगे। बाकी 5 क्वेश्चन और देखते हैं जो कि साइंस और ज्योग्राफी से होंगे। तो चलिए उधर चलते हैं। अजय क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित है और आप ये पढ़े भी होंगे, और आपके पास अगर मैप वाली बुक होगी स्टूडेंट एटलस तो उसमें आप खोजोगे तो मिल भी जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील है? ये झील किस देश में? जापान, भारत, अफ्रीका, कनाडा। सोचिए किस देश में ये झील है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। ये जो ग्रेट स्लेव झील है ना, ये कनाडा में। कनाडा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप तो जानते हो आप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा है। तो कनाडा में ग्रेट स्लेव झील है और लगभग 614-15 किलोमीटर गहरा है ये झील। तो कनाडा में, और कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये ग्रेट स्लेव झील, जो है कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ढूंढ के, उसी में मैप में आपकी बुक होगा, बुक जो है आपके पास उसमें होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, कनाडा में है ग्रेट स्लेव झील। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? मौसमी रूप से मतलब मौसम में बहती है। मौसम क्यों अभी बता रहे हैं, पहले आप ये बताओ कि मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की झील, मीठे पानी की टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, भारत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। सोचिए। चलिए सोच लिए होंगे, हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही, कंबोडिया। कंबोडिया आपको एशिया में ही मिलेगा। आप थाईलैंड देखिएगा, भारत के बगल में है थाईलैंड, थाईलैंड के बगल में आपको कंबोडिया मिल जाएगा। तो कंबोडिया में ये मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की झील है। मौसमी क्यों शब्द जुड़ा है ध्यान से समझिएगा। कुछ झीलें जो होती हैं मौसम आने पर बहने लगती हैं। झील क्या होता है ध्यान सुनिएगा। कोई नदी जा रही है, उसका पानी कहीं रुक गया, किसी ठहराव की वजह से रोक दिया गया, बांध बना दिया गया, फिर अपने आप रुक गया किसी वजह से, वहाँ पर गड्ढा हो गया या फिर कोई भी कारण हो गया, पानी वहाँ जमा हो गया, तो वो झील बोला जाता है। तो अब कुछ झीलें मौसमी रूप से बहने लगती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो पानी वहाँ रुकेगा नहीं, बहने लगेगा। तो ऐसी झीलों को मौसमी रूप से बहने वाली झीलें कहते हैं। तो ये जो टॉनले सैप झील है, ये जो है मौसम में मतलब जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है तो ये बहने लगती है। तो मौसमी रूप से बहने वाली झील है। अब एक बात तो ये समझ में आता है कि मौसम जब आता है तो मतलब बारिश होता है, और जब बारिश होता है तो बारिश के होने से झीलों का निर्माण, देखो झीलों का निर्माण नदियों के जल के अवरुद्ध हो जाने से भी हो जाता है, और बार बार बारिश होने पर एक जगह पानी ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है।
और वो बोला जाता है, वो झील बोला जाता है। ठीक है, और भारत में तो भारत की जो जलवायु है एक प्रकार से मौसमी जलवायु है, ये तो जानते हो आप। तो यहाँ पर भी बहुत सारे झील विकसित हुए हैं, भारत में बहुत सारे झील हैं। तो ये कह सकते हैं कि बारिश से भी झीलों का निर्माण हो जाता है। और मौसम तो अभी इधर भी आया हुआ है, आपके तरफ भी, इधर भी, चारों तरफ मौसम इस समय पछुआ विक्षोभ से मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है। और बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा क्या मन करता है? अगर बारिश होती है तो ज़्यादातर जो आम आदमी की धारणा है, ये क्या है? ये बोले, इसको आप बोल सकते हो समोसे। एक समोसा और एक कप चाय, या फिर पकौड़े और चाय। अक्सर बारिश में यही लोग ढूंढते हैं कि बारिश का मौसम हो, रिमझिम रिमझिम बारिश हो, और बरामदे में बैठ के आराम से पकौड़ा और चाय पकौड़ा खा के चाय पीते रहें। और ये जनरली है मतलब कि बड़ा अच्छा भी लगता है लोगों को। और अपने फिल्मों वालों ने क्या, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होती है कि बारिश का मौसम हो और उसके बाद हाथ में एक बोतल लेके घूमते हुए झूमते हुए निकल जाते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा आनंद वहीं आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। मैंने ऐसे ही दिखा दिया, आपका समोसा और पकौड़ा ही ज़्यादा सही है, ये दारू वाला सिस्टम बड़ा ख़राब है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जियोजन की उत्पत्ति अपरदन के किस कारक के द्वारा होती है? ऑप्शन है जल के द्वारा, पवन के द्वारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये जो जियोजन बनता है किसकी वजह से बनता है? हालांकि बहुत ज्योग्राफी का बहुत डीपेस्ट पॉइंट है ये, चलिए बता देते हैं आपको। यहाँ पर आप सोच लिए होंगे, यहाँ आंसर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, पवन के द्वारा। क्या होता है, कभी कभी चट्टानें जो होती है बड़ी कठोर होती हैं और उस पर नरम चट्टानें जम जाती हैं, और नीचे की चट्टानें कठोर होती हैं। जब हवाएं एक जगह पे बराबर टक्कर करती रहती है, नरम चट्टानों को काट के वहाँ से उड़ा ले जाती है, तो वहाँ पर एक गड्ढे जैसी संरचना बन जाती है। नीचे कठोर चट्टानें रहती है वो नहीं कटती, ऊपर की नरम चट्टानें कट जाती है। ऐसे जो कटाव बनते हैं इसको क्या बोलते हैं? जीवजन बोलते हैं। और ये जीवजन कौन बनाता है? ये बनाता है पवन, बनता है, पवन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता जनरली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा भी है। एक धातु को एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही और उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? सोचिए, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है। ध्यान सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार। चलिए बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कॉपर है। कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। ये जब काफ़ी समय तक अगर खुले में पड़ी रहती है ना, तो इस पर हरे हरे रंग का कार्बोनेट लग जाता है, इसे बोला जाता है, मतलब इस धातु को जो कार्बोनेट लगता है उस पर हरे रंग का कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। आप अक्सर बैटरियों में देखते होंगे, जब बैटरी पे आपको तांबे का तार लपेटे रहते हैं ना, कुछ समय देखते हैं हरा हरा चारों तरफ दिखने लगता है, तो वो क्या होता है? कॉपर होता है। मतलब कि कॉपर है वह धातु जिस पे ऐसी हो जाता है, इस प्रकार की परत बन जाती है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीसा है एक, सीसा क्या है? ऑप्शन है शुद्ध ठोस पदार्थ, अतिशीतित द्रव पदार्थ, जैल, बहुलक। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अतिशीतित द्रव। इस बात को समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी प्राचीन इमारतें पड़ी हुई हैं और उन इमारतों में शीशे के खिड़कियाँ, झरोखे लगाए गए हैं। अब जैसे कोई 200-300 साल पुरानी इमारत है, उसमें जो खिड़कियों में कांच लगाए गए थे, उन कांचों का जब वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया ना, ध्यान से सुनिएगा क्या मिला। जैसे ये कांच था, जैसे आज आप अपनी खिड़कियों में कांच लगवाते हो तो क्या होता है, ऊपर से नीचे तक बराबर होता है कांच ना, कि यहाँ नीचे मोटा होता है ऊपर पतला होता है? ऐसा नहीं होता। ऊपर से नीचे तक कांच का शेप तो एक ही जैसा होता है, मतलब उतना ही मोटा होता है जो आपके यहाँ खिड़कियाँ लगती हैं कांच की। तो वैसे ही जब वहाँ पर 200-300 साल पुराने जो हमारे यहाँ इमारत हैं भारत में, उनमें भी जो कांच लगाए गए थे वो ऐसे ही थे, बराबर कांच के थे, मतलब कि ऊपर से नीचे तक शेप बराबर था। लेकिन हुआ क्या कि 200-300 साल में क्या हुआ कि कांच का नीचे वाला परत मोटा हो गया और ऊपर वाला परत थोड़ा सा छोटा हो गया,
और नीचे वाला परत मोटा हो गया, मतलब ऊपर से नीचे दबाव बना है, इससे जैसे ऊपर से दबा दिया जाए तो नीचे इकट्ठा हो जाए ऐसे। अब सोचिए ऐसी घटनाएं किस में मिलती हैं? ऐसी घटनाएं कहाँ मिलेंगी? द्रव में मिलती हैं ना। द्रव में जैसे कि मान लो इधर पानी आप गिराए और यहाँ ढाल है, तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे आकर यहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना। तो यहाँ मोटा सा फैल जाएगा, उधर पतला सा फैला रहेगा। पानी की गुण क्वालिटी तो यही है कि जहाँ ढाल होगा वहाँ ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, मोटा सा फैल जाएगा। मतलब जिधर थोड़ा सा स्लोप ऊंचा होगा वहाँ थोड़ा सा पतला सा फैलेगा। यही पानी में क्वालिटी होता है। मतलब कि ढाल पे दबाव ज़्यादा होता है, वहाँ फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही कांच जो है कई सौ साल तक, जब ऐसे आप किसी खिड़की में इस कांच को लगा दिए और कई सौ साल तक अगर ऐसे ही खड़ा पड़ा रहेगा ना, तो क्या होगा कि इसमें ऊपर से दबाव बनता है, क्योंकि ये एक द्रव की भांति व्यवहार करने लगता है, पानी की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ऊपर के कण नीचे धीरे धीरे दबने लगते हैं। तो नीचे दबने लगेंगे तो इस क्षेत्र में कणों की मोटाई बढ़ने लगेगी। तो ये जो है नीचे दब के यहाँ मोटा हो जाएगा, इधर पतला हो जाएगा। तो इसमें गुण जो मिलते हैं ये द्रव की भांति मिलते हैं, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव पदार्थ कहा जाता है। आशा करते हैं कि जो हम समझाएं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कम आप क्लास में पूछ लेगा, बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। फुल कितने क्वेश्चन सही हुआ आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें।